हेलो बच्चों। आज मैं लेके आ गया हूँ क्लास 7th के बच्चों के लिए जो सोशल साइंस का आपका एग्जाम होने वाला है 2026 का। वो पूरा पेपर लेके आ गया हूँ। किस प्रकार से पेपर में क्वेश्चन है और किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको पता होगा, जिन्होंने भी कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तक वो इस वीडियो को जरूर देखें, ताकि आपको पूरा समझ में आ जाएगा पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले हैं और किस प्रकार से लिखना होता है। तो ध्यान से देखिएगा। देखो, ये जो पेपर है ना वो आपका 2.5 घंटे का होगा, ये तो आपको पता है, ठीक है यहाँ पे। और ये मार्क्स जो होंगे वो कितने के होंगे, 60 मार्क्स का होगा। तो इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाएगा, तो सबसे पहले वाला मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन बोला गया है, तारीख व त्वारीख के रचनाकार प्राय कौन होते थे। ये जो तारीख थे ना, कौन बनाता था, कौन लिखता था, ये हमें बताना है। तो देखो, तारीख या त्वारीख लिखने वाले जो लोग अधिकतर होते थे वो राज दरबार से जुड़े विद्वान और लेखक होते थे। उसमें राजा महाराजा लोग थे ना, तो उनके वहां पे जो काम करने वाले लोग थे, लेखक लोग थे जो लिखने का काम करते थे, वही लोग तारीख लिखने का काम भी करते थे। ठीक है, यहाँ पे वे राजा या सुल्तान के संरक्षण में रहते थे। मतलब ये जो विद्वान और लेखक लोग हैं ना, वो राजा के लिए काम करते थे, और इसलिए वे शासकों की अच्छाइयों को ज्यादा और कमियों को कम लिखते थे। मतलब जब भी ये लेखक लिखते थे तो ज्यादा राजा की मतलब अच्छाई को लिखेंगे, बुराई को नहीं लिखते थे, नहीं बहुत ही कम लिखते थे। इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो यहाँ पे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, रजिया सुल्तान के विषय में इतिहासकार मिनहाज या सिराज के विचारों का वर्णन करना है। तो जो रजिया जो सुल्तान थी ना, तो उनके बारे में बताना है। तो इतिहासकार जो है ना, इतिहासकार जो इतिहास लिखते हैं, वो लोग मिनहाज और सिराज के अनुसार रजिया सुल्तान एक योग्य और साहसी शासक थी। मतलब जो ये जो थी ना रजिया सुल्तान, ये बहुत योग्य थी और साहसी थी, मतलब ताकतवर थी। ठीक है यहाँ पे। उसके बाद वे वे शासन करना अच्छी तरह जानती थी, लेकिन स्त्री होने के कारण अमीरों ने उनका साथ नहीं दिया। अब रजिया सुल्तान थी महिला, ठीक है यहाँ पे। तो बाकी जो दूसरे राजा महाराजा थे ना, उनको ये पसंद नहीं था कि एक महिला जो इतनी आगे निकल जा रही है, ठीक है यहाँ पे। इसलिए उनका शासन अधिक समय तक नहीं चला, इसलिए रजिया सुल्तान का जो राज था ना वो ज्यादा समय तक नहीं चल पाया। इसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन आपका पूछा गया है, आपको गुरु नानक जी की सबसे प्रिय लगने वाली किन्हीं दो शिक्षाओं का उल्लेख करना है। तो गुरु नानक जी ने कौन कौन सी दो शिक्षाएं दी थी, हमें ये बताना है। तो हमें सिर्फ दो बतानी है। तो देखो, पहला है, उन्होंने कहा कि ईश्वर ईश्वर की एकता। मैंने उन्होंने बोला, गुरु नानक जी ने सिखाया कि ईश्वर एक है और सभी मनुष्य क्या है, बराबर है। ये गुरु नानक जी ने बोला। और मेहनत और सेवा, उन्होंने ईमानदारी से मेहनत करने और दूसरों की सेवा करने का संदेश दिया। ठीक है, इस प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको आंसर देना होता है। इसके बाद देखो, इसके बाद है अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, अगर आपको कोई भी डाउट होता है ना तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, तो मैं उसी उसी चैप्टर का आपको क्लास बना के दे दूंगा। ठीक है यहाँ पे। और अभी देखते हैं अगले वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, स्थल मंडल को परिभाषित करना है। स्थल मंडल क्या होता है? पृथ्वी की जो ठोस ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। पृथ्वी का जो ऊपरी वाली परत होता है ना, उसे कहते हैं स्थल मंडल। इसमें पर्वत आते हैं, पठार आता है, मैदान आता है, मिट्टी आती है, चट्टाने आती है, जिसपे आप चलते हो ना, वो आपका है स्थल मंडल। ठीक है यहाँ पे। जल मंडल क्या होता है? देखो, जल मंडल को परिभाषित करना है, तो जल मंडल का मतलब क्या है? तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जल भागों के समूह को जल मंडल कहते हैं। नदियां है, झीलें है, सागर है, ठीक है, समुद्र है, हिमनद है, ये सभी क्या होती है, जलमंडल के हिस्से होते हैं। ठीक है, ये सभी चीज जलमंडल में आता है। ठीक है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मान लीजिए कि आप अपने क्षेत्र के विधायक है, ठीक है, और आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं फैल रही है, मतलब कोई बीमारी फैल रही है। ठीक है यहाँ पे। इसकी रोकथाम हेतु आपको कौन कौन सी दो कदम उठाने चाहिए। तो अगर आप विधायक होंगे तो आप क्या करोगे? तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, क्षेत्र में साफ सफाई की उचित व्यवस्था कराऊंगा या कराऊंगी। ठीक है। और नियमित रूप से कचरा उठवाओगे। अगर सफाई रहेगी तो सब लोग अपने आप ही हेल्थी हो जाएंगे, क्योंकि गंदगी नहीं फैलेगी तो बीमारी नहीं फैलेगी, बीमारी नहीं फैलेगी तो लोग अच्छे होंगे। लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करेंगे और मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर लगाएंगे। जांच शिविर क्या होते हैं? जहाँ पे लोग अपना इलाज करवा सकते हैं, ठीक है, अपना चेकअप करवा सकते हैं। इसके बाद मोहल्ले की दुकानों के कोई 3 महत्व बताने हैं। जो आपके मोहल्लों में देखते हो, आपकी गलियों में, आपके आसपास में बहुत सारी दुकानें होती है ना, तो उन दुकानों का क्या फायदा होता है? तो देखो, मोहल्ले की दुकानें घर के पास होने से क्या होता है, समय बचता है। आपको मार्केट तक जाने की जरूरत नहीं होती है। आप आराम से उस अपने पास की दुकान में जाओगे, कोई भी सामान पैसे दोगे और क्या नाम है,
अपना सामान खरीद सकते हो। लेकिन अगर आपको मार्केट जाना पड़े तो आपको अपनी गाड़ी से जाना पड़ेगा, उसके लिए खर्चा करना पड़ेगा। तो ऐसे ही तो मोहल्ले की दुकान घर के पास होने से समय बचता है और पैसे की बचत होती है। दूसरा, यहाँ रोजमर्रा की जरूरत की सामान आसानी से मिल जाते हैं। जैसे डेली, जैसे कोई भी कोलगेट हो गया या कोई दूसरा सामान होता है ना जो आप डेली यूज करते हो, वो आसानी से आप खरीद सकते हो अपने मोहल्ले की दुकान से। ये दुकानें लोगों के बीच आपसी संबंध और विश्वास को बढ़ाती है। कभी कभार देखते हो लोग उधार भी ले लेते हैं, यही फायदा होता है कि उधार ले सकते हैं इससे, ठीक है। और इस प्रकार से और आपको कहना भरोसा भी रहता है कि सामान भी ठीक मिलेगा। फिर साप्ताहिक बाजार में हमें प्राय कम दामों पे मिल जाती है, जो वस्तुएं मिलती है। साप्ताहिक बाजार मतलब आप गए होंगे ना, जैसे मंडे मार्केट होता है, जो सिर्फ मंडे हफ्ते में एक बार लगती है। मंडे मार्केट जहाँ पे सामान सस्ता मिलता है, कहीं पे संडे मार्केट, कहीं पे ट्यूसडे मार्केट लगता है, कहीं पे क्या होता है सैटरडे मार्केट लगता है। तो इसे कहते हैं साप्ताहिक बाजार, ठीक है। अब इसमें जो वस्तुएं होती हैं वो कम दाम में मिलती हैं। तो क्यों मिलती है, कैसे मिल आपने इतने कम दाम पे कैसे मिल जाती है, ये बताना है। तो देखो, ये ऑब्वियस सी बात है, ये बात सही है। क्या है, ये बात सही है कि यहाँ पे सस्ती मिलती है, क्योंकि साप्ताहिक बाजार में दुकानदार को जो है किराया देना नहीं पड़ता, क्योंकि दुकान थोड़ी बना होते हैं, वो तो खुले में बेचते हैं अपना सामान, तो उनको किराया देना नहीं पड़ता, बिजली का खर्चा कम होता है, ठीक है। और कोई बीच वाला इंसान जो बना रहा है सामान, वही उस सामान को बेच रहा है, ठीक है। यहाँ पे इससे क्या हो रहा है कि बीच में जो बिचौलिया होता है ना, वो नहीं होता, और ग्राहक को सीधा सामान मिल पाता है, जिससे दुकानदार अधिक बिक्री करके कम मुनाफे में भी सामान बेच पाता है, ठीक है। यहाँ पे जिससे दाम भी कम होते हैं, क्योंकि देखो बीच में अब कोई नहीं है, तो डायरेक्टली जो उत्पादक है वो क्या कर पा रहा है, सामान बेच पा रहा है ग्राहक को। इससे कम कम दाम पे करने में आसानी से ग्राहक को सामान मिल जाता है। इसके बाद देखो क्या बोला गया, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, मध्य मंडल की किन्हीं तीन विशेषताओं का उल्लेख करना है। मध्य मंडल होता है क्या है, देखो मध्य मंडल पृथ्वी के चारों ओर फैली गैसों की एक परत है। आपके आसपास जो एक वो है ना, एक गैस की एक परत है, वो हमारा मध्य मंडल है, वो मध्य मंडल में आती है, ठीक है। यहाँ पे इसमें क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन होता है, इसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और दूसरी गैसें पाई जाती है मध्य मंडल में। और इसमें क्या होता है, जो सूर्य से जो हानिकारक किरणें आती है ना, उसको रोकने का काम भी कौन करता है, हमारा ये मध्य मंडल, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि इसमें ओजोन लेयर होती है, और ये मौसम में भी सहायता करता है, ठीक है, मौसम को ठीक ठाक रखने में भी सहायता करता है। फिर आता है हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, क्या बहिर्मंडल की किन्हीं तीन विशेषताओं का उल्लेख करना है। बहिर्मंडल होता क्या है, देखो बहिर्मंडल जो होता है वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत होती है। सबसे ऊपरी परत कौन सी होती है, बहिर्मंडल होती है। यहाँ पे हवा जो होती है बहुत ही कम होती है, और यहाँ पे क्या होता है, जो आप देखते हो कि जो साइंटिस्ट सैटेलाइट उड़ाते हैं, रॉकेट उड़ाते हैं ना, उसमें सैटेलाइट्स होते हैं, ठीक है, वो वहीं पे घूमते रहते हैं, कहाँ पे, बहिर्मंडल में। इसके बाद आपका क्वेश्चन अगला पूछा गया है, ज्वार भाटा किस प्रकार उत्पन्न होती है और व्याख्या करनी है। ज्वार भाटा भाटा कैसे उत्पन्न होता है, देखो ज्वार भाटा जो है समुद्र के पानी का ऊपर नीचे होना ज्वार भाटा कहलाता है। आपने देखा कभी समुद्र का पानी ऊपर उठता है फिर नीचे होता है, क्यों कर पाता है, क्योंकि देखो जो चंद्रमा होता है ना, चंद्रमा पे ना एक गुरुत्वाकर्षण बल होती है। चंद्रमा पृथ्वी पर एक गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है, जिससे समुद्र का जल जो है ऊपर उठता है और नीचे होता है। तो चंद्रमा की और पानी ऊपर उठता है तो इसे ज्वार कहते हैं। जब समुद्र का पानी चढ़ता है तो उसे हम कहते हैं ज्वार, और जब वो नीचे होता है पानी तो उसे कहते हैं भाटा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन बोला गया है कि महासागरीय धाराओं की व्याख्या करनी है। महासागरीय धारा क्या होती है, देखो महासागरों के जल का एक निश्चित दिशा में लगातार बहना महासागरीय धाराएं कहलाती है। जो देखते हो महासागरों में जो पानी होता है वो एक ही तरफ बहता रहता है, ठीक है। यहाँ पे जो पानी होती है महासागर के एक ही तरफ बहती रहती है, इसे कहते हैं महासागरीय धाराएं। ये धाराएं हवा पृथ्वी के घूमने से या तापमान में बदलाव होने से ऐसा ये धाराएं अपना दिशा को करती रहती है। और इसमें क्या होता है, जलवायु मौसम का भी प्रभाव पड़ता है महासागरीय धाराओं पर। तो महासागरीय धाराओं का जलवायु पे मौसम पे भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, देखो औरंगजेब के पश्चात मुगल शासकों के समय प्रशासनिक व्यवस्था को उल्लेख करना है। औरंगजेब जब मर गया उसके बाद मुगल शासक का जो वो था ना, शासन था, वो कैसा रहा, उनका प्रशासन कैसे चलने लगा, वो बताना आपको। तो औरंगजेब जब मर गया उसके बाद मुगल शासक जो था वो बहुत ही कमजोर हो गए थे, और उन्होंने ढंग से अपना शासन नहीं चला पाए। और बहुत सारे जो अधिकारी थे ना, वो बहुत ज्यादा जो अधिकारी होते ना, मंत्री, वो पावरफुल हो गए, ताकतवर हो गए, और उन्होंने पूरे शासन को बिगाड़ दिया। ये हुआ था। इसके बाद आपके पास ना एक मैप आएगा, क्या आएगा, मैप। आपने देखो जो आपका
इंडिया का मैप होता है ना, भारत का नक्शा होता है, उसमें आपको ये वाला भरना है। जैसे आपको पश्चिम बंगाल दिखाना, उसमें आंध्र प्रदेश, राजस्थान, ठीक है, और आपको दिखाना होगा मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और दिल्ली, ठीक है। तो आप अपना मैप, एक खाली मैप लीजिएगा, उसमें आपको उसको फिल करना है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको पूरा पेपर समझा दिया कि 2026-27 ये जो आपका 2026 में जो एग्जाम होने वाला है ना, फाइनल एग्जाम होने वाला है, वो किस प्रकार से आने वाला है वो मैंने आपको पूरा बता दिया। अगर आपको कोई डाउट है ना तो कमेंट में पूछ सकते हो, और अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।